गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलो कल हमने स्टार्ट कर दिया था टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हमने देखा पहला इनलैंड, ड्रॉअर के साथ कोई भी एक बंदा इंडिया का हो तो दैट इज इनलैंड। सेकंड इज फॉरेन, जो इनलैंड नहीं है वो फॉरेन है। एंड थर्ड वन इज एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट इज बेसिकली जहां पर देयर इज अ कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ पेई कि इसको मैं बिल ऑफ एक्सचेंज मानूं या फिर मैं इसको प्रोमिसरी नोट मानूं। तो इट विल डिपेंड ऑन, कुछ भी मान सकता है, मतलब द होल्डर मे एट हिज इलेक्शन ट्रीट इट either and the instrument shall be henceforward treated accordingly. फिर आते हैं डिमांड इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट मतलब विच इज पेएबल ऑन डिमांड, द इंस्ट्रूमेंट विच इज पेएबल ऑन डिमांड। अरे क्या हुआ यार, डिमांड इंस्ट्रूमेंट मतलब देखो, चेक्स तो हमेशा ही डिमांड पे होते हैं। चेक्स आर ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज जहां पर टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है तो इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। जहां पर आपने टाइम नहीं बताया कि ये कब पेमेंट होगा तो दैट इज इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, एक assumption है। चेक्स आर ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। अ बिल और प्रॉमिसरी नोट इज आल्सो पेबल ऑन डिमांड व्हेन इट इज एक्सप्रेस। देखो साफ साफ लिखा हुआ है बिल में या प्रोमिसरी नोट में कि इट इज पेबल ऑन डिमांड, तो इट इज डिमांड इंस्ट्रूमेंट। या फिर ये लिखा हुआ है बिल में या प्रोमिसरी नोट में कि इट इज पेबल एट साइट, आप इंस्ट्रूमेंट दिखाओगे और हम पेमेंट कर देंगे, दैट मीन्स वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। या फिर लिखा हुआ है इट इज पेबल ऑन प्रेजेंटमेंट, व्हेन यू विल प्रेजेंट इट विद अस, हम आपको पेमेंट कर देंगे। तीनों ही डिमांड के नाम है। अगर आप साफ साफ लिखते हो इट इज पेबल ऑन डिमांड देन इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। अगर आप लिखते हो इट इज पेबल एट साइट, मतलब जब आप दिखाओगे तब हम पेमेंट करेंगे तो ठीक है। या फिर ऑन प्रेजेंटमेंट, जब आप प्रेजेंट करोगे तब। दो तीनों का मतलब होता है डिमांड इंस्ट्रूमेंट। आगे बढ़ते हैं। मैम अगर कुछ लिखा नहीं है तो भी तो भी डिमांड इंस्ट्रूमेंट ही हो? तो भी यस मैम। व्हाट इज टाइम इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। टाइम इंस्ट्रूमेंट इज बेसिकली जहां पर टाइम प्रिस्क्राइब्ड हो। अ बिल और नोट, चेक तो होता ही नहीं है तो यहाँ पे बिल और नोट की बात करेंगे। नोट मतलब प्रॉमिसरी नोट, बिल मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज। अ बिल और नोट विच इज पेबल आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड, आफ्टर साइट, एट साइट नहीं बोला, आफ्टर साइट, ऑन अ स्पेसिफिक डे, ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन, तो वो टाइम इंस्ट्रूमेंट है। आपने एक फिक्स पीरियड बता दिया कि 15 डेज बाद। आफ्टर साइट मतलब पहले आप दिखाओगे मुझे फिर उसके बाद पेमेंट होगा। फर्स्ट यू विल प्रेजेंट इट ऑन साइट, एट साइट लिखा हुआ है दैट मींस इंस्टेंटली, जैसे ही उसने देखा, ड्रॉइंग ने देखा और वो पेमेंट कर देगा। एट आफ्टर साइट मतलब पहले वो देखेगा फिर एक ड्यू डेट देगा, उस दिन पेमेंट। स्पेसिफाइड डे, एक डे फिक्स है या फिर एक इवेंट फिक्स है और उस इवेंट का होना सर्टेन है, दैट इज डेथ, वही एक इवेंट है। तो इन सब केसेस में वो टाइम इंस्ट्रूमेंट बनता है ना। चेक तो कभी टाइम इंस्ट्रूमेंट बनता ही नहीं। फिर आते हैं हम इनकोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। इनकोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट, देखो इनकोएट का मतलब होता है इनकम्प्लीट। इनकोएट मींस इनकम्प्लीट, मतलब द इंस्ट्रूमेंट विच इज इनकम्प्लीट इज नोन एज इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। अब इनकोएट इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टैम्प पेपर पे आपने लिखा आई प्रॉमिस टू पे
डैश अ सम ऑफ रुपीज, कुछ भी नहीं, और साइन कर दिए। मतलब आपने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ रखे हैं और आप होल्डर को ये अथॉरिटी दे रहे हो कि भाई तू फिल कर लेना इसको, तो वो फिल कर लेगा उसको। अब आप बोलोगे ऐसे तो मैम होल्डर कितना भी अमाउंट फिल कर ले, स्टैम्प ड्यूटी की एक वैल्यू होती है, मतलब स्टैम्प पेपर की एक वैल्यू होती है, 10 रुपए का, 100 रुपए का, 50 रुपए का, जैसा भी स्टैम्प पेपर होता है, 20 रुपए का भी होता है, उस अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होती है। जैसे 10 रुपए वाला कवर करता है शायद 10,000 तक का अमाउंट, 100 रुपए वाला कवर करता है शायद 1 लाख तक का अमाउंट, आई एम नॉट श्योर, एक ओवरव्यू दे रही हूँ। तो आप यहाँ पर जो अमाउंट भर सकते हो ना, स्टैम्प वैल्यू से ज्यादा नहीं भर सकते, वो जो स्टैम्प इसकी जो वैल्यू है, इसका जो रेवेन्यू अमाउंट है, उससे ज्यादा नहीं भर सकते अमाउंट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर वन पर्सन सिग्निफाइज एंड डिलीवर टू अनदर अ पेपर स्टैम्प्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, इधर होली ब्लैंक या कुछ लिखा हुआ है उस पे जो इनकम्प्लीट मैसेज है, he hereby give prima facie authority to the holder thereof to make or complete upon it a negotiable instrument for any amount specified therein and not exceeding the amount covered by the stamp। इतना भी अमाउंट भर दो, बट स्टैम्प से ज्यादा का अमाउंट नहीं भर सकते हो आप कभी। दैट इज इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट। होल्डर को राइट दे रहे हैं कि भाई तू इसमें अमाउंट भर दे, बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो स्टैम्प जितने का स्टैम्प है उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा कभी। आगे है, दिस वाज इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इज ये इनकोएट हो गया है, एक बार रीड कर लीजिए फटाफट से, 2 मिनट दे रही हूँ, 2 मिनट, इंस्ट्रूमेंट्स खत्म है अब आपके, 2 मिनट दे रही हूँ, फटाफट रीड करके खत्म करूं। इज इट डन? आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम? वेरी इजी पॉइंट, मेच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखो, द मेच्योरिटी ऑफ प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज इज द डेट एट विच इट फॉल्स ड्यू, है ना? क्या मानी जाएगी? ड्यू डेट इज, जो भी डेट आए आपकी, जो भी ड्यू डेट आए उसमें 3 दिन ऐड कर लेना ग्रेस के, दैट विल बी योर मेच्योरिटी डेट। Days of grace, a note or bill which is not expressed to be payable on demand or at sight or presentment। देखो, जो डिमांड पे पेबल है उसमें तो ग्रेस की बात होगी ही नहीं ना। मतलब अगर नोट और बिल में, प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा हुआ है इट इज पेबल ऑन डिमांड, तो फिर ग्रेस डेज की बात ही नहीं होती है। या फिर इट इज पेबल एट साइट, तो भी डिमांड वाला ही चीज है। या फिर इट इज पेबल ऑन प्रेजेंटमेंट, तीनों डिमांड वाली चीजें हैं। इस केसेस में, इन केसेस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ग्रेस डेज ऐड नहीं होते हैं कभी भी, ठीक है? वैसे ग्रेस डेज कितने होते हैं? अ नोट और बिल विच इज नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड और एट साइट और एट प्रेजेंटमेंट, देन इट इज एट मेच्योरिटी ऑन द थर्ड डे आफ्टर द डे ऑन विच इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल। मतलब ड्यू डेट के बाद आप 3 दिन जोड़ना, ग्रेस डेज। आगे है,
जैसे कि वेयर अ नोट और बिल इज मेड पेबल अ स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर द डेट, तो आप मंथ्स कैलकुलेट करना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बिल बनाया था, बिल इज ड्रॉन ऑन 31st ऑफ जनवरी फॉर 1 मंथ, तो इसका ड्यू डेट क्या आएगा बताइए? इसका ड्यू डेट बताओ, मतलब मैच्योरिटी डेट बताइए, आंसर कीजिए। एक आंसर आया अभी तक। तो इसकी ड्यू डेट बताओ, 31st जनवरी का बिल बनाया हुआ है और 1 महीने के लिए, तो व्हाट इज इट्स मैच्योरिटी डेट और द ड्यू डेट? बाकी रिप्लाई कीजिए भाई, रिप्लाई तो करना पड़ेगा। अरे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? 4 मार्च, 1 मार्च। बेटा 1 मार्च तो बिल्कुल ही गलत है। कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है बाकी, तो चलो ठीक है, आंसर इज करेक्ट, 4 मार्च। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 28 फरवरी या 29 फरवरी नहीं देखना है, कंप्लीट मंथ, मतलब फरवरी इज द मंथ, उसके बाद 1, 2, 3 और चौथे दिन पेमेंट, 3 days ऑफ ग्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। When it is payable after a stated number of months after sight, क्या बोला है कि आपको पेमेंट करना है, एक बार दिखाओ उसके 2 महीना 1 महीना जो भी है, साइट के बाद एक पर्टिकुलर मंथ्स, तो जिस टाइम पे दिखाया उससे वो मंथ्स, द पीरियड टर्मिनेट्स ऑन द डे ऑफ द मंथ विच करस्पॉन्ड्स विद द डे ऑन विच it is presented for acceptance or cite or noted for non acceptance or protested for non acceptance। ये पता है क्या बोल रहे हैं कि जिस दिन आप प्रेजेंट करने गए थे, मतलब दिखाने गए थे, उस दिन से आप वो मंथ लगा लो, मतलब फॉर एग्जांपल आप गए थे, आपने अपना बिल प्रेजेंट किया था 25 ऑगस्ट को, और 1 महीने ऐसे लिखा हुआ था कि 1 मंथ आफ्टर साइट, प्रॉमिसरी नोट जब बना था तो उसमें लिखा हुआ था कि 1 मंथ आफ्टर साइट, तो साइट 25 अगस्त और अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर 25, नेक्स्ट मंथ की सेम डेट, ग्रेस डेज तो जोड़ेंगे ऑब्वियसली, 26, 27, 28, 29, है ना, तो वो बात अलग है। लेकिन हम क्या बता रहे हैं, आपको मंथ में कुछ देखना नहीं है डेज वाइज कि आपने 30 देखना है या 31 देखना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ इट इज रिटन मंथ तो सेम डेट ले लो उस महीने की, उस महीने की सेम डेट ले लो और फिर 3 days ग्रेस के जोड़ दो। तो अगर इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ था कि आफ्टर साइट पे करना है कुछ पर्टिकुलर पीरियड आफ्टर साइट, तो पहले आप वो साइट निकालो, मतलब जिस दिन दिखाया वो
उससे फिर 1 महीना एज इट इज कॉपी कर लेना वो डेट, फिर 3 days ऑफ ग्रेस जोड़ देना। फिर है अगर मान लीजिए व्हेन इट इज पेबल अ स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर अ सर्टेन इवेंट, तो वो जो इवेंट हो जाए उससे कॉरेस्पॉन्डिंग डेट लिख लो। The period terminates on the day of the month which corresponds with the day on which it is presented for acceptance. Or cite or noted for non-acceptance. अच्छा ये क्या बात है? और noted for non-acceptance और protested for non-acceptance मतलब, इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल हम उसके पास बिल लेकर गए कब, 25 अगस्त को, उसने मना कर दिया कि नॉन एक्सेप्टेड द बिल, बोल दिया नहीं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। मैं मानता हूं मैंने ही लिखा था कि बिल को जब आप दिखाओगे उससे मैं 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, तो आपने बिल दिखा दिया और मैंने नॉन एक्सेप्टेंस कर दिया। अब इसकी मेच्योरिटी डेट अभी भी नहीं आएगी, उसके बाद 2 महीने रुकेंगे आप, है ना? तो उसकी ड्यू डेट कब आएगी? जैसे ही बिल एक्सेप्ट हुआ, मतलब साइट पे दिखाया आपने उससे 2 महीना, या बिल को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया ड्रॉई ने तो उससे 2 महीना, या फिर बिल को नॉन एक्सेप्टेंस या नॉन पेमेंट, दोनों ही केसेस में। एक तो होता है नॉन पेमेंट, पेमेंट से मना कर दिया, एक होता है नॉन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट नहीं कर रहा बिल को। एक्सेप्ट नहीं कर रहा मतलब आनाकानी कर रहा है। नॉन पेमेंट तो मना कर दिया, नहीं है मेरे पास पैसा, मैं नहीं दूंगा। नॉन एक्सेप्टेंस पैसा तो है बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। लास्ट केस है व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज मेड पेबल एट स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर साइड एंड हैज बीन एक्सेप्टेड फॉर ऑनर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो आफ्टर साइट के बाद कुछ मंथ्स में ड्यू डेट आती है उसकी, है ना, बट वो एक्सेप्टर फॉर ऑनर, मतलब उसको किसने एक्सेप्ट करा, किसी एक्सेप्टर फॉर ऑनर ने, तो मेच्योरिटी विल बी विद द डेट ऑन विच इट वाज सो एक्सेप्टेड। तो मेच्योरिटी कब मानी जाएगी? जिस टाइम पर वो एक्सेप्टर फॉर ऑनर ने एक्सेप्ट करा बिल को, उस टाइम पे मेच्योरिटी मानी, दैट इज मेच्योरिटी डेट। कि जहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स था आफ्टर साइट, और वो उस इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्टर फॉर ऑनर ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो उस केस में मेच्योरिटी इंस्टेंटली आ जाती है। जैसे ही एक्सेप्टर फॉर ऑनर ने बोला कि मैं पेमेंट करूंगा, तो भाई अब तू कर दे, अब तो तू कर दे पेमेंट। मतलब हम आफ्टर साइट के बाद 2 महीने नहीं रुकने वाले हैं। द पेमेंट शुड बी मेड इंस्टेंटली, इमीडिएटली। ठीक है, आपका ओरिजिनल जो बिल था उसमें लिखा हुआ था कि आफ्टर साइट 2 महीना, पेमेंट विल बी मेड 2 मंथ्स आफ्टर साइट, है ना। अब ये लेकर गया बिल ड्रॉई के पास कि पेमेंट कर दो, ड्रॉई ने मना कर दिया। फिर एक और मिल गया हमें एक्सेप्टर फॉर ऑनर, वो बोलता है मैं पेमेंट करूंगा, तो इसकी मेच्योरिटी जिस दिन इसने बोला ना मैं पेमेंट करूंगा, उसी दिन करवा लेना। इसके लिए आपको 2 महीना रुकने की जरूरत नहीं है, इसका पेमेंट तो उसी टाइम हो जाता है। ये बात क्लियर हुई? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए एक बार, देख लो, फटाफट से देख लो, लास्ट तक देखना एक बार, लिखा हुआ है ये आप करेंगे। मैं सेक्शन 25 करवाऊंगी, 25 भी आप करोगे, मैं सेक्शन करवाऊंगी। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग आ गया है, यस, क्रॉसिंग ऑफ चेक्स कराओ, फटाफट से खत्म करिए वो, आगे बढ़ेंगे।
प्राची का क्वेश्चन है कि मैम प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस क्या होता है? देखो बेटा, प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, वैसे तो आगे आएगा, फिर भी एक बार बता देते हैं। एक होता है नोटिंग और एक होता है प्रोटेस्ट। नोटिंग तो होता है कि इस डिसऑनर के फैक्ट को नोट करवाना कि ये बिल हमने मांगा था ड्यू डेट पर, बट उसने मना कर दिया पेमेंट करने से, इस बात को नोट करवाना इज नोटिंग। व्हाट इज प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट इज अ फॉर्मल सर्टिफिकेट ऑफ इट। प्रोटेस्ट क्या होता है, इसकी समरी होती है। बेसिकली एक सर्टिफिकेट तैयार करते हैं जिसमें इसकी समरी होती है कि इस दिन इसने इतना पैसा मांगा था और इसने मना कर दिया, जो भी है वो सबसे एक सर्टिफिकेट बनाते हैं और इस सर्टिफिकेट को यूज करते हैं एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट में आप एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हो कि देखिए दिस इज प्रोटेस्ट, दिस इज द समरी, एंड आप देखिए हमने इनसे पैसा मांगा था और इन्होंने पेमेंट नहीं करा। तो ये होता है प्रोटेस्ट, ठीक है ना। अब आप बोल रहे हो मैम प्रोटेस्टेड फॉर नॉन पेमेंट मतलब कि मना कर दिया ड्रॉअर ने पेमेंट, ड्रॉई ने पेमेंट करने से, दैट मींस नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से डिसऑनर हो गया। अब उसको प्रोटेस्ट करवा लिया, मतलब नोटरी से एक सर्टिफिकेट ले लिया फॉर्मल, तो दैट इज नोटिंग फॉर प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस या नॉन पेमेंट। मैम हाँ जी। मैम बिल था ना जो वो आफ्टर साइट था, है ना। हाँ हाँ तो मैम जब उसने बिल ले जाके साइट पे दिया तो उसने ना प्रोटेस्ट कर दिया कि वो है ना नॉन एक्सेप्टेंस कर दी उसने, है ना। हाँ तो ठीक वो है। बिल का मैच्योरिटी उसी दिन हो गई ना। नहीं नहीं, मैच्योरिटी डेट तक रुकते हैं इसके लिए। तो मैम मैच्योरिटी डेट तो पता ही नहीं लगी है ना, क्योंकि उसने तो जब उसने बोला था कि मैच्योरिटी डेट तब बताएंगे जब वो दिखाएगा, तो उसने बताई मैच्योरिटी नहीं। नहीं नहीं नहीं, आफ्टर साइट में आप पहले ही फिक्स कर देते हो 2 मंथ्स आफ्टर साइट। तो मैम अगर उसने नॉन एक्सेप्टेंस कर दिया तो भी फिर अपन 1 महीने के लिए रुकेंगे, जैसे हाँ अगर बिल्कुल उसने करा बिल्कुल हो तो बिल्कुल, यस। फिर उसके बाद ही अपन नोटिंग कर सकते हैं ना हाँ उसकी। बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है हो सकता है उस ड्यूरेशन वो पेमेंट कर दे, इसलिए तो मैम ये इतना। ऊपर जितने भी केसेस हैं में यही बोल रहे हैं ना कि जहाँ पे भी नॉन एक्सेप्टेंस अपन मैच्योरिटी पे रुकना ही पड़ेगा। ये केवल आफ्टर साइट वाले में होगा। हाँ मैम, मतलब आप आफ्टर साइट वाले में। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं होंगे। ग्रेस ऑन डिमांड है, मतलब आप जब आओगे तब पेमेंट हो जाएगा। आप सोचो बैंक के ऊपर चेक, बैंक के चेक ड्रॉप बॉक्स में डाला तो बैंक ये थोड़ी बोलता है अभी मत लगा चेक, कल लगाना, पैसे नहीं है। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो ऑन डिमांड पे होते हैं, ऑन डिमांड। अब आते हैं हम क्रॉसिंग ऑफ चेक पे। आई थिंक और कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉसिंग ऑफ चेक। what does crossing means? क्रॉसिंग करते क्यों हैं? एक सेफ्टी मेजर है, सेफ्टी मेजर है, सेफ्टी मेजर। क्रॉसिंग, एक क्रॉस्ड चेक का मतलब क्या होता है और एक ओपन चेक का मतलब क्या होता है? ओपन चेक मतलब विदाउट एनी क्रॉसिंग। ओपन चेक का पैसा आप ओवर द काउंटर भी ले सकते हो। व्हाट इज ओवर द काउंटर? मतलब बैंक में, एसबीआई में कैशियर के पास गए और आपने एक चेक दिया, है ना, पे टू योरसेल्फ और साइन। ये चेक आपने कैशियर को दिया और वो आपको ओवर द काउंटर पेमेंट दे देगा, वहीं की वहीं पेमेंट दे देगा। लेकिन अगर आपका चेक अकाउंट पे ही है, मतलब क्रॉसिंग कर रखी है आपने, इसका मतलब ये जो पैसा जाएगा या आएगा दैट विल बी ओनली थ्रू योर अकाउंट। आपके अकाउंट में एंट्री होके ही आएगा। आपका अकाउंट डेबिट होगा या आपका अकाउंट क्रेडिट होकर ही ये पैसा आएगा। चैनल है अकाउंट। इफ द चेक इज क्रॉस्ड तो चैनल क्या रहेगा? अकाउंट। ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं ले पाओगे आप। ओपन चेक क्या लिखा हुआ है देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेक। ओपन चेक
A check which can be presented to the banker and can be paid at the counter of the bank is called open check. काउंटर पे पेमेंट रिसीव हो जाए वो होता है ओपन चेक. जनरली विड्रॉल के होते हैं ऐसे केसेस. क्रॉस चेक, where a check bears across its face two parallel lines, the check is said to be crossed. These lines are usually, मतलब जहां पर आपने चेक के फेस पे, ये चेक के फेस पे अकाउंट पे मतलब क्रॉसिंग कर दी, टू पैरेलल लाइंस खींच दी, या चेक के लेफ्ट कॉर्नर में टू पैरेलल लाइंस खींच दी, तो दैट इज क्रॉसिंग. The check is said to be crossed. The lines are usually देखो लिखा हुआ है, the lines are usually drawn on the left hand top corner but may be drawn anywhere. Usually generally लोग वहीं ड्रॉ करते हैं, बट कहीं पर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं. मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग ऑफ अ चेक मीन्स एन इंस्ट्रक्शन टू द ड्रॉअर, ड्रॉई. देखो चेक की क्रॉसिंग है तो ड्रॉई कौन होगा हमेशा, बताओ. चेक में क्रॉसिंग है तो ड्रॉई इज ऑलवेज ड्रॉई इज ऑलवेज अ बैंक, है ना, हमेशा बैंक होता है. तो बोला गया है कि क्रॉसिंग ऑफ अ चेक मीन्स एन इंस्ट्रक्शन टू द पेइंग बैंक दैट पेमेंट इज नॉट टू बी मेड एट द काउंटर बट थ्रू अ बैंक. कि काउंटर पे पेमेंट नहीं करोगे, अगर क्रॉसिंग कर रखी है तो इसका पेमेंट होना चाहिए बैंक के थ्रू ही. इंस्टेंट पेमेंट नहीं करोगे आप, बैंक में क्रेडिट या बैंक में डेबिट होगा, ऐसे होगा. बाकी आप इंस्टेंट पेमेंट नहीं करोगे, ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं होगा. Object of crossing is it operates as a caution to the paying banker. ये एक तरीके से सावधानी वाली बात है पेइंग बैंकर के लिए. Crossing is a mode of assuring that only the rightful holder gets the payment. क्रॉसिंग क्यों जरूरी हुई, जिसकी वजह से अब आप देखो ना, आपके अकाउंट से पैसा तभी डेबिट होगा, मतलब अकाउंट होल्डर अकाउंट के थ्रू ही पैसा निकलेगा. एक होता है ओवर द काउंटर पैसा दे दिया बाद में डेबिट कर दिया, वो अलग चीज है, वो ओपन क्रॉस में आता है, ओपन चेक्स में आता है. क्रॉसिंग का मतलब क्या है, क्रॉसिंग का मतलब है कि पेइंग बैंकर को ये बताना कि पेइंग बैंकर आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो क्रॉस्ड चेक का कर रहे हो. दैट मींस हमारे अकाउंट में से ही ये पैसा जाएगा, आप ओवर द काउंटर बातें नहीं, ओवर द काउंटर पैसा विड्रॉ या एक्सेप्ट नहीं कर सकते. दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉसिंग. आगे बढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग. हाँ गई यार, देखिए पहली क्रॉसिंग है जनरल क्रॉसिंग. व्हाट इज जनरल क्रॉसिंग? जनरल क्रॉसिंग में एक इंस्ट्रक्शन होता है पेइंग बैंक को कि आप इसका पेमेंट किसी को भी कर देना बट बैंकर को. क्रॉसिंग का मतलब ये होता है कि इट विल बी पेड ओनली थ्रू एन अकाउंट. तो जनरल क्रॉसिंग का मतलब है जहां पर आप इंस्ट्रक्शन देते हो, पैरेलल लाइंस तो खींच दी बट अपने पेइंग बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि इसका पेमेंट कर देना किसी भी बैंक को, किसी भी बैंक को, ओवर द काउंटर नहीं क्योंकि क्रॉसिंग है, बट किसी भी बैंक को दे देना. इसमें वर्ड्स आ सकते हैं, ये दो पैरेलल लाइंस विदाउट एनी वर्ड, या फिर दो पैरेलल लाइंस विद द वर्ड्स एंड कंपनी, या फिर दो पैरेलल लाइंस विद द लाइंस एंड कंपनी, या फिर दो पैरेलल लाइंस विद द वर्ड्स कि आप लिख सकते हैं इसमें, चलो अभी रहने दो वो, ये तीन. जनरल क्रॉसिंग where a check bears across its face
टू पैरेलल लाइंस विदाउट एनी वर्ड्स, या फिर विद वर्ड्स एंड कंपनी, या फिर नॉट नेगोशिएबल. It is an instruction to paying bank that it shall not pay otherwise than to a banker. इसका जो पेमेंट आप दोगे वो केवल बैंकर को ही दोगे, किसी और थर्ड पार्टी को नहीं दोगे इसका पेमेंट. ये इंस्ट्रक्शन होता है ड्रॉअर का पेइंग बैंक को. कोई भी डाउट इसमें पूछ लीजिए. रिपीट कर देती हूँ बेटा. जनरल क्रॉसिंग बहुत इजी क्रॉसिंग है. क्रॉसिंग का मतलब समझ आ गया ना, एक सेफ्टी स्टैंडर्ड है. जस्ट टू एश्योर कि आप किसी भी क्रॉस चेक का पेमेंट ओवर द काउंटर नहीं ले सकते हो. आपको इसका पैसा मिलेगा ओनली थ्रू एन अकाउंट, ओनली थ्रू एन अकाउंट. अब जनरल क्रॉसिंग का मतलब जहां पर एक चेक में दो पैरेलल लाइंस खींची, मतलब आपने क्रॉसिंग करने की तो इच्छा दिखाई है, बट विदाउट एनी वर्ड्स. यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, विदाउट एनी या विद द वर्ड्स एंड कंपनी. एंड कंपनी का मतलब है, देखो कंपनी मतलब कंपनी नहीं है. कंपनी पीछे किसके लगता है? किसी भी एसोसिएट फर्म, किसी भी पार्टनरशिप फर्म के पीछे भी लग जाता है. तो एंड कंपनी लिखा हुआ है तो भी ये एक जनरल क्रॉसिंग ही है. या फिर एंड बड़ा सारा एंड और COMPANY कंपनी लिखा हुआ है तो भी एक ये जनरल क्रॉसिंग है. इसका मतलब होता है एक इंस्ट्रक्शन है पेइंग बैंक को. मैंने मेरे बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि भाई इसका पेमेंट जो करना वो आप किसी भी बैंक के अकाउंट होल्डर को ही कर सकते. It is an instruction to paying bank that it shall not pay otherwise than to a banker. आप किसी बैंक को दीजिए, आप किसी और यूज में नहीं लोगे. That is basically general crossing. ठीक है. स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है? जहां पर आपने क्रॉसिंग तो करी है ना, लेकिन यहाँ पे इसमें नाम लिख दिया BOI, बैंक ऑफ इंडिया. आप क्या बता रहे हो कि इसका पेमेंट, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो अपने पेइंग बैंक को कि भाई ऐसा चेक का पेमेंट केवल उस शेयर होल्डर को करना है, वो सॉरी उस पर्सन को करना है जिसका अकाउंट इस बैंक में. मतलब आप अगर मान लो स्पेशल क्रॉसिंग वाला चेक लेते हो तो आपके पास स्पेशल क्रॉसिंग वाला चेक लेते हो तो आपके पास उस पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट होना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल मेरा बैंक है SBI. मैंने एक चेक काटा SBI का और मैंने लिखा कि इसका पेमेंट SBI के थ्रू ही होगा. मतलब मैंने क्रॉसिंग करते हुए मैंने लिखा SBI में ही पेमेंट करो. अब वो जो बंदा है जिसको ये चेक मिला उसका अकाउंट होना चाहिए SBI में, तभी ये पैसा मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा. यू मस्ट हैव अ अकाउंट ऑन दिस. तो वो होता है हमारा स्पेशल क्रॉसिंग. आप रीड करके आएंगे स्पेशल क्रॉसिंग. आज का होमवर्क है आपका स्पेशल क्रॉसिंग रीड करना. केवल रीड बोला है मैंने तो जरूर करके आना. आज ही क्लास एंड करते हैं हमारी. कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए मैम. हाँ बेटा. मैम जैसे ना मैं आपको पे करना चाहता हूँ है ना, तो मैंने आपको चेक दिया. हाँ ठीक है. तो अब वो आप अपने बैंक में लगाओगे ना, तो फिर हाँ, मतलब क्रॉसिंग मैंने करके दे दी ऑलरेडी. हाँ जी. तो फिर आप अपने बैंक में लगाओगे तो आपका बैंक तो रिसीविंग बैंक हो गया ना. हाँ बिल्कुल. तो अब जैसे आपका बैंक है तो वो ट्रंकेटेड चेक भेजेगा मेरे बैंक को है ना. हाँ हाँ तो फिर उसके बाद आपका बैंक तो रिसीविंग बैंक हो गया. हाँ बिल्कुल. तो मैम उसमें मतलब जैसे क्रॉसिंग में भी आपने ना थोड़ा मतलब समझ में नहीं आया, मैं इस चीज से कैसे रिलेट हुई क्रॉसिंग फिर. मतलब क्रॉसिंग एक मतलब तरीके का ये इंस्ट्रक्शन होता है अपने ही बैंक को कि भाई इसका पेमेंट अगर कोई भी बंदा ओवर द काउंटर रिसीव करने आए तो मत दे देना. मतलब मैंने एक चेक दिया तुझे, अब वो चेक तू कैसे ले पाएगा? क्या तू अपने बैंक में जाकर के काउंटर पे खड़े होके बोल सकता है इसका पेमेंट दे दो मुझे? नहीं. नो मैम. एक ड्रॉप बॉक्स में डालना पड़ेगा, फिर वो एक प्रोसेस के थ्रू आएगा आपके. मेरे अकाउंट में से डेबिट होगा, तेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा, तभी इसका पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा.
हाँ मैम, तो मतलब मैं ले नहीं सकता उसको ओवर द काउंटर, है ना? हाँ, ओवर द ये मतलब है क्रॉसिंग का, इतना सा मतलब है कि आप ओवर द काउंटर पैसा नहीं ले सकते, आपको कितनी जल्दी अकाउंट के होल्डर अकाउंट होल्डर के अकाउंट में से डेबिट होगा, एक में से क्रेडिट होगा, बस इसी प्रोसेस के थ्रू ये पैसा डेबिट और क्रेडिट होगा। ओके मैम। और अगर स्पेशल क्रॉसिंग में सेम बैंक होना चाहिए, जैसे अगर हाँ, आपका आईसीआईसीआई है तो मेरा भी वही होना सेम चाहिए बैंक फिर? नहीं, उस क्रॉसिंग में लिखा हुआ बैंक। हाँ मैम, मतलब जो आपने लिखा है फिर उसी बैंक में मेरा भी अकाउंट होना हाँ चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। ठीक है मैम। चलो, कल आगे बढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही बहुत है।